हेलो गाइस, बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गाइस सोर्स स्टडी में। मेरा नाम है गाइस सौरभ कुमार। तो आज जो है गाइस मैं आपके लिए फिर दोबारा से गाइस क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर लेकर आ चुका हूँ। सेकंड बुक का गाइस आपका ये चैप्टर है। चैप्टर नंबर गाइस आपका सेकंड है। आप देख सकते हो नियोजित विकास की राजनीति। जी बिल्कुल, आज हम अपना चैप्टर सेकंड पढ़ने वाले हैं गाइस, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में। और इस चैप्टर का गाइस बता दूँ ये पार्ट 1 है। तो कहाँ से गाइस इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, कहाँ से हम शुरुआत करेंगे और कहाँ से एंडिंग करेंगे, कौन कौन से मुख्य टॉपिक है जिनके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, तो वो गाइस मैंने पहले लिखे हुए हैं, पहले हम वो देख लेते हैं। फिर जो इसके अंदर से कटा हुआ है, जो आपको नहीं पढ़ना है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो गाइस ये जो मेनली चैप्टर है ना, ये भारतीय अर्थव्यवस्था का किस तरीके से विकास किया गया। जैसे हमने आज़ादी प्राप्त करी थी तो भारत आर्थिक रूप से काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा हुआ था। किस तरीके से भारत ने अपना आर्थिक रूप से विकास किया, उसी के ऊपर ये पूरा चैप्टर बेस्ड है। ठीक है, तो जस्ट हमें आज़ादी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था का गाइस स्वरूप कैसा था, किस तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था थी उस कंडीशन में, वो हमें सबसे पहले जानना है। और आज़ादी के पश्चात भारतीय विकास हेतु विकास की दो धारणाएं कौन सी थी। एक समाजवादी मॉडल हम पढ़ेंगे, एक पूंजीवादी मॉडल पढ़ेंगे, क्या थी। और नियोजन किसे कहते हैं गाइस, थोड़ा सा हम ये समझेंगे। प्लानिंग किसे बोलते हैं ये देखेंगे। और योजना क्या होता है, योजना एक गाइस क्या है ये हम देखेंगे। और उसके मुख्य कार्य क्या क्या थे हम ये देखेंगे कि योजना क्या था और उसके कार्य क्या थे। इसी के साथ साथ गाइस हम बात करने वाले हैं इसमें प्रथम एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजना क्या थी। जी बिल्कुल, हम फर्स्ट एंड सेकेंड 5 ईयर प्लान के बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे। और नीति आयोग के बारे में गाइस हम पढ़ेंगे, नीति आयोग क्या है और उसके मुख्य कार्य क्या थे। उसी के साथ साथ गाइस हम बात करेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है और उसके मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ये तो है गाइस आपके करंट टॉपिक जिस पे हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। अब ध्यान से सुन लीजिए, क्या आपको इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है, क्या आपका इसके अंदर डिलीट हुआ है 2021 के एग्जाम के लिए। आपकी जो इसमें गाइस हरित क्रांति वाला टॉपिक था वो डिलीट है, वो आपको नहीं पढ़ना। भूमि सुधार वाले कुछ टॉपिक थे वो भी आपको इस चैप्टर के अंदर नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर बात कर लें, 2 टॉपिक कुछ नए ऐड हुए थे वो आपको पढ़ने हैं। जैसे आपका नीति आयोग ये नया ऐड हुआ है, निशान लगा लीजिए, न्यू टॉपिक है जो आपको पढ़ना है नीति आयोग। और उसके उद्देश्य पढ़ने हैं, डिटेल में पढ़ाऊंगा सेकेंड पार्ट में। हम सेकंड जो ऐड हुआ है इसके अंदर वो आपका राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी क्या है ये देखेंगे और उसके मुख्य उद्देश्य क्या है। ये 2 टॉपिक गाइस आपके इस चैप्टर में ऐड हुए हैं। अब आप बोलोगे कि हमने तो सिलेबस के अकॉर्डिंग अंदर देखा है कि कहीं कहीं पे हमें पंचवर्षीय योजना भी हमें नहीं पढ़नी, योजना एक भी नहीं पढ़ना। तो गाइस कहीं कहीं पे बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज है इनको लेकर, योजना एक को लेकर, उसके द्वारा जो चलाई गई पंचवर्षीय योजना थी उसको लेकर बहुत सारे दोस्त बोलते हैं कि ये हमें नहीं पढ़ना, बहुत सारे दोस्त बोलते हैं हमें पढ़ना है। अगर आप न्यू अपडेट बुक देखोगे ना अपनी जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आई है, तो उसमें गाइस आपको योजना एक के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ना है और उसके द्वारा जो पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी वो भी आपको पढ़नी है। तो पहली और द्वितीय पंचवर्षीय योजना आपको पढ़नी है। ठीक है, ये कंफ्यूजन दूर हो गई यहाँ से कि ये हमें पढ़ना है, हमें छोड़ना नहीं है। ठीक है, आपका हरित क्रांति और जो भूमि सुधार संबंधी कुछ नियम थे वो हमें नहीं पढ़ने हैं, ये आपको पढ़ने ही पढ़ने। अगर आपके पास नई बुक नहीं है तो आप नई बुक ले सकते हो या अपने सिलेबस में आप जाके चेक करोगे तो ये भी आपको दिखेगा, आपको पढ़ने ही है। ठीक है, और इसमें गाइस कंफ्यूजन है तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि प्लीज़ आप इसको पढ़ लेना। क्यों पढ़ लेना, क्योंकि अगर मान के चलो यहाँ से क्वेश्चन आ गया तब क्या आप करोगे। तो गाइस नॉलेज कभी भी ये नहीं बोल सकते कि आप ये हमारे लिए अच्छी नहीं है, ये हमारे लिए अच्छी नहीं है। नॉलेज होती है। ठीक है, तो जो टॉपिक गाइस मैंने आपको बताए हमें पढ़ने, इनको लेकर कन्फ्यूजन रहती है, इनको लेकर कन्फ्यूजन मत करना। क्योंकि अगर नई बुक आप लेते हो तो नई बुक के अकॉर्डिंग जो है गाइस यहाँ पर ये चीज़ें दे रखी है। अगर बीबी चौधरी की आप बुक लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, तो पार्ट 1 है, यही मुख्य टॉपिक हमें इसके अंदर पढ़ने हैं। तो चलो हम अपना चैप्टर को शुरू कर लेते हैं। तो गाइस अब हम अपना चैप्टर शुरू कर लेते हैं। यहाँ से गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्वतंत्रता पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा था। यानी कि जैसे भारत को आज़ादी मिली 1947 में 15 अगस्त के दिन, 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को, उसके बाद भारत जो था आर्थिक रूप से उसकी कंडीशन क्या थी, तो वो हमें सबसे पहले यहाँ पे जानना है। उसके बाद हम देखेंगे किस तरीके से जो था हमने उन प्रॉब्लम से जो थी निजात पाई थी। तो आज़ादी के बाद जो था गाइस भारत जो था आर्थिक रूप से काफ़ी पिछड़ा हुआ देश था। ठीक है, भारत क्या था गाइस, काफ़ी पिछड़ा हुआ देश था आर्थिक रूप से। और देश की अधिकांश जो जनता थी गाइस क्या थी, गरीब थी। क्योंकि भारत जो था गाइस का विभाजन हो चुका था, विभाजन से क्या हुआ था गाइस, बहुत सारी चीज़ें बट गई थी। ठीक है, और जनता जो थी गाइस गरीब थी और देश के विभिन्न क्षेत्रों में गाइस जो था देश काफ़ी पिछड़ा हुआ था। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उद्योगों के क्षेत्र में। यानी कि भारत की कंडीशन की बात करें ना तो भारत शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा था उस टाइम पीरियड में, ना ही आर्थिक रूप से अच्छा था। ठीक है, और ना ही उद्योगों के रूप से, ना ही तकनीक के मामले में भारत की इतनी अच्छी कंडीशन थी जितना आज भारत को आप डेवलप देख सकते हो। शिक्षा के क्षेत्र में ही भारत बहुत आगे पहुंच चुका है, तकनीक के मामले में भारत बहुत आगे पहुंच चुका है। बट जैसे हमें आज़ादी मिली थी उस टाइम पीरियड में भारत इन क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा हुआ था। ठीक है,
और देश की अधिकांश जो जनता थी गैस वो कृषि पर निर्भर थी, एग्रीकल्चर करते थे। आज के टाइम पे आपको पता है बहुत ही कम हमारे क्षेत्र हैं जहाँ पे अब कृषि होती है। अधिकांश जनता क्या है, निजी क्षेत्रों में, सरकारी क्षेत्रों में या जो है हमारे सार्वजनिक क्षेत्रों में काम करती है। ठीक है, देश का बहुत ही कम हिस्सा है जनसंख्या का जो कृषि करता है आज के टाइम पीरियड में। लेकिन उस टाइम पीरियड में उल्टा था। उस टाइम पीरियड में क्या था, अधिकांश जनसंख्या कृषि करती थी क्योंकि दूसरे हमारे पास कोई रास्ते नहीं थे हमारे पास उद्योग धंधे करने के। ठीक है, और देश की जनता का इस मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित रहा करती थी, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, ये सारी चीज़ें जो थी इस टाइम पीरियड में लोगों के पास नहीं हुआ करती थी। अच्छे कपड़े नहीं हुआ करते थे, अच्छा मतलब इतनी मात्रा में धन नहीं हुआ करता था जितनी मात्रा में आज के पास लोगों के पास होता है कि वो अपनी अधिक से अधिक इच्छाओं को फुलफिल कर पाते हैं। अधिकांश जनसंख्या के पास अच्छे कपड़े नहीं होते थे। अधिकांश जनसंख्या जो थी गाइस कच्चे पक्के मकानों में रहा करती थी। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा बेकार कंडीशन थी जस्ट आज़ादी के बाद, क्योंकि भारत का जो विभाजन था गाइस वो बहुत ज़्यादा भयंकर था, जिससे काफ़ी ज़्यादा भारत को नुकसान झेलना पड़ा था। तो यही है गाइस जस्ट भारत के बाद, आज़ादी के बाद जो था भारतीय अर्थव्यवस्था किस तरीके थी, उसका स्वरूप क्या था। ठीक है, क्वेश्चन वोश्चन नहीं आता, सिर्फ यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैंने बताया कि उस टाइम पीरियड में कंडीशन क्या थी, फिर कैसे हमने उन सारी प्रॉब्लम से निजात पाई थी। तो गाइस जैसे ही भारत आज़ाद हुआ उसके सामने सारी चुनौतियाँ थी, भारत आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ था। तो अब क्या था गाइस, देश के निर्माताओं को जो था, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, अपनी एकता स्थापित करने की चुनौती कायम करनी थी, लोकतंत्र स्थापित करना था और आर्थिक विकास करना था। हम एकता स्थापित करने की चुनौती जो थी हम पहले फर्स्ट पार्ट के अंदर ही पढ़ चुके हैं, किस तरीके से देसी रजवाड़ों का विलय किया गया। लोकतंत्र वाला आप यूनिट 5 में पढ़ो, किस तरीके से लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी के सिस्टम को भारत में अपनाते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में आपको पढ़ना है कि किस तरीके से भारत ने अपना आर्थिक विकास किया था, मतलब सभी की जो था आर्थिक स्थिति को मजबूत किया था भारत ने। तो इस टाइम पीरियड में गए जैसे ही भारत आज़ाद हुआ तो हमारे जो देश के निर्माता थे उनका मानना ये था कि भारत का विकास किस तरीके से किया जाए। तो विकास के लिए गाइस भारत के पास दो ऑप्शन थे, एक था गाइस आपका समाजवादी मॉडल, दूसरा था गाइस आपका पूंजीवादी मॉडल। इसे विकास की दो धारणाएं कहते हैं। जब भारत आज़ाद हुआ उसके सामने जो प्रॉब्लम थी उससे उसे जो ओवरकम करना था विकास करने के लिए, उसके पास दो तरीके थे। एक समाजवादी मॉडल को अपनाकर अपना आर्थिक विकास कर सकता था भारत, एक पूंजीवादी मॉडल को अपना आर्थिक विकास अपनाकर जो था भारत कर सकता था। अब समाजवादी मॉडल क्या होता है, पूंजीवादी मॉडल क्या होता है, अब आपको डाउट होगा ये क्या होता है, तो ये देख लेते हैं क्या होता है ये। तो समाजवादी मॉडल क्या होता है, इसको जानने से पहले मॉडल शब्द को भूल जाओ, पूंजीवादी में मॉडल शब्द को भूल जाओ। समाजवादी व्यवस्था नाम याद रखो, पूंजीवादी व्यवस्था नाम याद रखो। तो समाजवादी व्यवस्था क्या होती है ये देखो सबसे पहले। तो समाजवादी व्यवस्था का एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें देश के अधिकांश संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है। अब संसाधन भाई क्या है, संसाधन पेड़ पौधे, उद्योग धंधे, सभी चीज़ जिसका हम यूज़ करते हैं वो सभी संसाधन होते हैं। ठीक है, तो एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें क्या होता है, सरकार का अधिकांश चीज़ों पर नियंत्रण होता है। मतलब कितने देश में उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे, कितनी मात्रा में प्रोडक्शन होगा, कौन कौन काम करेगा, लोगों का वेतन क्या होगा। जब हम एक ऐसी व्यवस्था अपना लेते हैं ना, तो इसी व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं, समाजवादी व्यवस्था बोलते हैं। तो इसी को गाइस यहाँ पे समाजवादी मॉडल बोला जा रहा है। मॉडल क्यों बोला है अभी बता दूंगा। और ये जो थी गाइस व्यवस्था इस तरीके की सोवियत संघ में प्रचलित थी। और इससे गाइस इसमें जो होता है निजी क्षेत्र का अभाव होता है। निजी क्षेत्र का मतलब होता है प्राइवेट सेक्टर खत्म कर दिए जाते हैं, ओनली गवर्नमेंट सेक्टर इसके अंदर समाहित होते हैं। मतलब जो भी देश में काम धंधा शुरू किया जाएगा वो सरकार ही उसको नियंत्रित करेगी और सरकार ही अपने अनुसार जो है लोगों को रोजगार और वेतन मुहैया कराएगी। तो ऐसी व्यवस्था किसमें थी, सोवियत संघ में थी। और हमारे देश के निर्माताओं का मानना था कि हम जो है इस तरीके की व्यवस्था अपनाएं जहाँ पर सब चीज़ें सरकार के हाथों में छोड़ दें, वो अपने हिसाब से भारत की जनता का क्या करेगी और भारत का विकास करेगी। अब ऐसा क्यों हमारे देश के राष्ट्र निर्माता मान रहे थे, इसके पीछे एक रीज़न है। इसके पीछे ये रीज़न है कि सोवियत संघ जो 15 गणराज्यों को मिला था गाइस, उनने क्या करा था, उसने सोवियत संघ ने कि समाजवादी व्यवस्था को अपनाकर जो था द्वितीय वर्ल्ड वॉर के बाद जो था वो अपना काफ़ी तेज गति से आर्थिक रूप से विकास किया था। और वो जो था विश्व में दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति बन गया था केवल और केवल इस समाजवादी मॉडल की वजह से। समाजवादी व्यवस्था को उसने अपनाया था और इसी की वजह से वो विश्व में क्या होता, दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति बन गया था, जिसका विघटन भी हो गया था। अब विश्व में कौन सी सबसे बड़ी महाशक्ति है, तो आपको पता होगा अमेरिका। तो हमारे देश के निर्माताओं का मानना था कि हमें भी इस तरीके की व्यवस्था अपनानी चाहिए। सोवियत संघ ने इतना तेजी से विकास किया तो हम भी कर पाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ कुछ निर्माता ऐसे थे, हमारे राष्ट्र निर्माता, जो चाहते थे कि नहीं हम पूंजीवादी मॉडल को भी अपना सकते हैं, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो पूंजीवादी व्यवस्था क्या होती है ये देख लीजिए। पूंजीवादी जो व्यवस्था होती है समाजवादी से बिल्कुल विपरीत है। ठीक है, ये एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें देश के सभी संसाधनों पर सरकार का अधिकार नहीं होता। ठीक है, जितने भी उद्योग धंधे हैं, जितनी भी चीज़ें हैं जो हमारे देश में चल रही है, उद्योग धंधे, फैक्ट्रियाँ,
ठीक है, वो सारी चीज़ें सरकार नहीं चलाएगी, वो सब चीज़ें सरकार के अंडर में नहीं होगी कि सरकार अपनी मर्जी से कौन से उद्योग धंधे स्थापित करेगी, किन लोगों को नौकरी देगी, किन लोगों का वेतन कितना होगा। एग्रीकल्चर सरकार के नियंत्रण में नहीं चलेगा, ठीक है, उद्योग धंधे हो गए, रेलवे सरकार के नियंत्रण में नहीं चलेगी। तो एक ऐसी व्यवस्था जहाँ पर अधिकांश संसाधनों पर क्या होता है, सरकार का नियंत्रण, मतलब उसका जो प्रभाव होता है वही खत्म हो जाता है, बल्कि कुछ चीज़ें क्या होती है हम जनता के हाथ में छोड़ देते हैं डायरेक्टली। कुछ चीज़ें क्या होता है सीधे जनता के हाथ में सौंप दी जाती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, पूंजीवादी व्यवस्था बोलते हैं। ये पूंजीवादी जो व्यवस्था थी गाइज आपकी अमेरिका में, यूएसए में प्रचलित थी, और इसको भी गाइज हमारे देश के कुछ राष्ट्र निर्माता चाहते थे कि इस व्यवस्था को अपनाकर भी हम क्या कर सकेंगे, अपना भारत का विकास कर पाएंगे, क्योंकि इसको भाई अमेरिका ने अपनाया था। अमेरिका जो था वर्ल्ड में सबसे बड़ी महाशक्ति था और आज भी है। तो इसके पीछे हमारे देश के जो निर्माता थे उनकी यही दलील थी कि कैसे अमेरिका जो है विश्व में सबसे बड़ी महाशक्ति बना हुआ है, इसी व्यवस्था की वजह से बना हुआ है ना, तो हम इसको अपनाएंगे तो हम भी क्या अपना तेज गति से आर्थिक रूप से विकास कर पाएंगे। मतलब कुछ उद्योग धंधे हम ऐसे रखेंगे जो डायरेक्टली जनता, ऐसी जनता जो सामर्थ्य है उद्योग धंधे खोलने में, वो खोलकर अपना आर्थिक विकास कर पाएंगे, और वो अपना आर्थिक विकास करेंगे तो क्या होगा, देश का भी आर्थिक विकास होगा। ऐसी सोच थी कुछ हमारे देश के राष्ट्र निर्माताओं की, जबकि कुछ की सोच क्या थी कि हम पूंजीवादी मॉडल को अपना लें, ठीक है। लेकिन हमने क्या करा गाइस, हमने किसी एक मॉडल की तरफ रुख नहीं करा, हमने जो था दोनों व्यवस्था के कुछ कुछ चीज़ें अपनाई, ठीक है। कुछ चीज़ें हमने पूंजीवादी मॉडल से ली, कुछ चीज़ें हमने समाजवादी व्यवस्था से उठा ली। समाजवादी क्या होता है, जिसमें सभी चीज़ें सरकार चला रही है। पूंजीवादी क्या होता है, जिसमें सब चीज़ें सरकार नहीं चला रही, बल्कि कुछ चीज़ें क्या है, जनता के हाथ में छोड़ी गई है। तो हमने ऐसी व्यवस्था अपनाई जहाँ पे कुछ चीज़ें जनता भी अपनी मर्जी से चला सकती है, उद्योग धंधे खोल सकती है, और कुछ चीज़ें हमने ऐसी समाजवादी से ली जहाँ पे सरकार ही केवल उनको रूल एंड रेगुलेशन उस पर चलाएगी, जैसे सराम हो गई, जैसे मान के चलो रेलवे हो गया आपका, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे देश में डायरेक्टली सरकार के अंडर में आती है, ठीक है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे हम नॉर्मल कोई भी फैक्ट्री खोल लेते हैं, उद्योग धंधे खोल लेते हैं, ये किस में आती है, पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत आती है। तो हमने पूंजीवादी व्यवस्था की भी कुछ चीज़ें अपना रखी है, जिस वजह से हमारे देश के अधिकांश जो कुछ जनता है ना, जो सामर्थ्य अपनी मर्जी से उद्योग धंधे खोल लेती है, फैक्ट्री खोल लेती हैं, ठीक है। तो वो हमने पूंजीवादी व्यवस्था अपना रखी है, उसकी वजह से हम ऐसा कर पाते हैं। तो भारतीय जो राष्ट्र निर्माता थे उन्होंने क्या करा गाइस, समाजवादी और पूंजीवादी दोनों व्यवस्था की कुछ चीज़ों को अपनाया, और इससे हमारी एक नई व्यवस्था का जन्म हुआ, जिसे हम क्या बोलते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे बोलते हैं, सुन लीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था में कुछ चीज़ें समाजवादी मॉडल तथा कुछ चीज़ें पूंजीवादी मॉडल से ली गई, इसी को हम क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें हमारे डायरेक्टली सरकार के अंडर में आती हैं, ठीक है, जिसके लिए सरकार रूल एंड रेगुलेशन बनाती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डायरेक्टली कोई भी व्यक्ति हमारे देश में खोल सकता है, जैसे कोई भी उद्योग धंधे, कोई भी दुकान है, कोई भी फैक्ट्री। ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया, तो सिंपल पूंजीवादी व्यवस्था की वजह से ही ये पॉसिबल हो पाया है। तो ये थी गाइस हमारी विकास की धारणा है कि किस तरीके से था हमने एक रास्ता अपनाया था जिसके माध्यम से अपना आर्थिक रूप से विकास कर सकते थे। हमने क्या करा, दोनों में से कुछ कुछ चीज़ें ली और एक ऐसी व्यवस्था को जन्म दे दिया जिसमें कुछ चीज़ें सरकार के हाथों में होगी, कुछ चीज़ें जनता के हाथ में होगी। उसे क्या बोला गया, मिश्रित अर्थव्यवस्था बोला गया। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे नियोजन और योजना के बारे में। तो यहाँ पे गाइस अब हम बात कर लेते हैं नियोजन क्या होता है और योजना क्या था। तो नियोजन क्या होता है गाइस, जब भी हम किसी चीज़ को बहुत सोच समझ कर उस पर सोच विचार करके, ठीक है, प्लानिंग करके कोई चीज़ करते हैं तो उसे गाइस हम क्या बोलते हैं, योजना बोलते हैं, प्लानिंग बोलते हैं। ताकि हम कोई भी काम अगर उसका रिजल्ट हम पॉजिटिव चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रणनीतियाँ बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, ठीक है। तो गाइस जैसे ही हमने डिसाइड कर लिया था कि हम जो है भारत का विकास जो क्या करेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था के माध्यम से करेंगे, यानी कि पूंजीवादी तत्व भी कुछ उसमें अपनाएंगे और समाजवादी व्यवस्था के तत्व भी हम उसके अंदर कुछ शामिल करेंगे। तो गाइस भारतीय राष्ट्र निर्माताओं का मानना था कि ये व्यवस्था तो हम अपनाएंगे ही अपनाएंगे, साथ ही साथ हम जो भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास करेंगे वो नियोजन के माध्यम से करेंगे, अर्थात प्लानिंग के माध्यम से करेंगे। क्योंकि ऐसा करके जो था गाइस सोवियत संघ भी अपनी अर्थव्यवस्था का काफ़ी तेज़ी से विकास कर चुका था और अन्य देश को के भी जो था गाइस उनके सामने एग्जाम्पल थे जिन्होंने नियोजन के माध्यम से जो था प्लानिंग के माध्यम से अपनी अर्थव्यवस्था का काफ़ी तेज गति से विकास किया था। तो इसी वजह से मैंने आपको बताया ना कि देश की जो जनसंख्या थी गाइस अर्थव्यवस्था के नियोजन के माध्यम से चलाने के पक्ष में थी। वो चाहती थी कि भारतीय अर्थव्यवस्था का जो उद्धार हो किसके तरीके से, नियोजन के माध्यम से, प्लानिंग के माध्यम से। तो प्लानिंग के लिए जो था गाइस इसी उद्देश्य से हमारे देश की अर्थव्यवस्था का जो था गाइस
नियोजन के माध्यम से जो था विकास किया जा सके। इसी उद्देश्य से गाइस हमारे देश में स्थापना की गई योजना आयोग की। जी बिल्कुल, हमारे इसी वजह से जो था हमारे देश में स्थापना किसकी की गई, योजना आयोग की गई। तो योजना आयोग क्या होता है, तो ये गाइस एक गैर संवैधानिक संगठन निकाय है, ठीक है, संवैधानिक निकाय है। गैर संवैधानिक का मतलब है इसके बारे में संविधान में नहीं बताया गया, बल्कि सरकार के द्वारा इसे निर्मित किया गया था। ये क्या है, गैर संवैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना कब की गई थी, तो 15 मार्च 1950 में की गई थी। डेट ये आपको याद रखनी है, पूछा जा सकता है योजना की स्थापना कब की गई थी, तो 15 मार्च 1950 में की गई थी। और इसकी सदस्य संरचना की बात करें तो इसका एक अध्यक्ष होता है, जो देश का प्रधानमंत्री होता है, वही कौन होता है, योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। तो उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और 2014 तक गए, 2014 तक इसके जो अध्यक्ष रहे थे वो हमारे नरेंद्र मोदी थे, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, देश के प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष होते हैं। तो ये क्या है, गैर संवैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना 15 मार्च 1950 में की गई थी। अब बात कर लेते हैं कि योजना क्यों बनाया गया था। यहाँ से सिंपल सा हम समझ गए कि ये जो था हमारे देश की अर्थव्यवस्था का नियोजन के माध्यम से अर्थव्यवस्था का विकास कर सके, इसलिए बनाया गया था। और भी कुछ इसके कार्य थे, जैसे कि नियोजन द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास करना, प्लानिंग के द्वारा, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। और पंचवर्षीय योजना बनाना। पंचवर्षीय योजना क्या होती है, 5 ईयर प्लान अभी डिटेल में बताऊंगा। और निर्मित योजनाओं की प्रगति की समय समय पर समीक्षा करना, मतलब जो इसने प्लानिंग ऑलरेडी भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बना रखी है रणनीति, उससे कितना लाभ देश को हुआ है, कितना नहीं हुआ, ठीक है, कहाँ पे कमी है, उन सारी चीज़ों की जांच करना इस आयोग का क्या था, काम था। ये देश की अर्थव्यवस्था को किस तरीके से हम आगे लेके जा सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भारत कैसे आगे बढ़ेगा, उद्योग के क्षेत्र में भारत कैसे आगे बढ़ेगा, इस संदर्भ में गाइस ये नीतियाँ बनाने का एक संगठन था, ठीक है। तो ये पंचवर्षीय योजना क्या होती है, अब ये समझ लो। पंचवर्षीय योजना एक ऐसी योजना होती है गाइस, जिसमें क्या होता है, हम पार्टिकुलरली स्पेसिफिक क्षेत्र के अंदर लगभग पूरे 5 सालों तक हम क्या करते हैं, एक ही क्षेत्र के अंदर निवेश करते हैं, उसी क्षेत्र के विकास के लिए हम कुछ नीतियां बनाते हैं, उसी गाइस हम क्या बोलते हैं, पंचवर्षीय योजना बोलते हैं। जैसे मान के चलो, भारत को जो था स्टार्टिंग में क्या करना था, अपनी कृषि का उत्थान करना था, क्योंकि देश की अधिकांश जनसंख्या क्या थी, कृषि पर निर्भर थी। और क्या था, कृषि उस टाइम पीरियड में काफ़ी बेकार अवस्था में थी। तो क्या हुआ, भारतीय सरकार ने लगातार 5 वर्षों तक हमारी कृषि पर ही निवेश किया, कृषि के विकास के लिए रणनीतियां बनाई। तो ये जो कृषि के लिए 5 वर्षों तक रणनीतियां बनाई गई ना, जिस पे ध्यान देगा लगातार 5 सालों तक, इसी 5 ईयर को गाइस जो रणनीतियां बनाई जाती है, नीतियां, उसी को गाइस हम क्या बोलते हैं, पंचवर्षीय योजना बोलते हैं, ठीक है। हालांकि पेपर में नहीं पूछता कि पंचवर्षीय योजना क्या है, आपसे प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अंतर पूछ लेता है। तो यहाँ से समझ में आ गया कि योजना क्यों बना। नियोजन, हमें भारत का जो अर्थव्यवस्था का विकास करना था, नियोजन के माध्यम से करना था, जिस वजह से योजना एक बना। सदस्य संरचना देख ली, स्थापना देख ली, कार्य देख लिए। अब मैंने नोट में क्या लिखा है तो ये देख लीजिए कि 12 पंचवर्षीय योजना चलाई जा चुकी है। अब तक जो है गाइस हमारे देश में 12 पंचवर्षीय योजना चलाई जा चुकी है, जो कि किसके द्वारा चलाई गई थी, योजना आयोग के द्वारा चलाई गई थी। 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी गाइस आपकी 2012 से लेकर 2017 तक चली थी। अगर नहीं आपको पता तो आप नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो। 2017 के बाद हमारे देश में 5 ईयर प्लान नहीं चला है, ठीक है। एक और मैंने नोट में लिखा हुआ है, ये देख लीजिए कि 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री द्वारा, हमारे प्रधानमंत्री कौन थे 2014 में, तो ये आप मुझे कमेंट करके मुझे बताओगे, ठीक है। तो प्रधानमंत्री द्वारा योजना आयोग की समीक्षा, योजना की समाप्ति की घोषणा की गई और उसके स्थान पर जो था 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग का गठन किया गया। क्या हुआ, योजना आयोग में जो था कुछ कमियां आ चुकी थी, जिस वजह से हमारे जो था सरकार ने डिसीजन लिया कि हम इस आयोग को लंबे समय तक जारी नहीं रखेंगे। इसके स्थान पर जो था हमने एक दूसरा आयोग बनाया, जिसे हम क्या बोलते हैं, नीति आयोग। यही आपकी बुक में जो है इस चैप्टर में एक न्यू टॉपिक ऐड हुआ है, इसके बारे में आपको सेकंड पार्ट में पढ़ाऊंगा। और इसकी समाप्ति की घोषणा कब की गई थी, तो 15 अगस्त के दिन की गई थी 2014 में, ठीक है, जो कि हमारे प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी। प्रधानमंत्री कौन थे ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। अब इसके द्वारा गैस प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में हमें पढ़ना है, जो उसके द्वारा चलाई गई थी, क्योंकि गैस वो हमारे सिलेबस में है और वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि उसके अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो चलो हम वो देख लेते हैं। तो यहाँ से गैस अब हम बात कर लेते हैं अपनी प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में। मैंने दोनों को डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से आता है सबसे पहले वो समझ लीजिए, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ से गैस क्वेश्चन आता है डायरेक्टली कि प्रथम पंचवर्षीय योजना क्या थी, उसके मुख्य उद्देश्य क्या थे, कब से कब तक चलाई गई। ये 2 नंबर में भी आ जाता है, 4 नंबर में भी आ जाता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना क्या थी, कब से कब तक चलाई गई, उसके मुख्य उद्देश्य क्या थे, ठीक है। इस तरीके से भी यहाँ से 2 नंबर में क्वेश्चन है, 4 नंबर में आता है। या दोनों को अंतर स्पष्ट करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। इस तरीके से भी 4 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। तो हम एक एक करके प्रथम देखेंगे, फिर द्वितीय देखेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रथम
पंचवर्षीय योजनाएं क्या होती है, तो मैंने आपको बताया कि जब किसी विशेष क्षेत्र के विकास के लिए लगभग पूरे 5 सालों तक प्लानिंग करके रणनीतियां बनाते हैं ताकि हम उस क्षेत्र का विकास कर सके, उसे हम क्या बोलते हैं, पंचवर्षीय योजना बोलते हैं, 5 ईयर प्लान बोलते हैं। तो गाइस जैसे ही भारत आज़ाद हुआ था, मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा था कि देश की अधिकांश जनता थी किस पे थी, कृषि पर निर्भर थी। तो ऐसे में गाइस देश के लोगों ने सोचा, देश के निर्माताओं ने सोचा कि अधिकांश जनसंख्या क्या करती, कृषि करती, तो ऐसे में सबसे पहले हमें कृषि पे बल देना चाहिए, क्योंकि कृषि का हम विकास करेंगे तो अधिकांश जनसंख्या का भी उससे विकास हो जाएगा। तो इसी वजह से क्या होगा, इस प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी कृषि का विकास करने के लिए चलाई गई। अब ये योजना कब चली थी गाइस, 1950 में हमने देखा योजना एक बन गया, तो 1951 में जो था ये योजना शुरू की और 1956 तक चली थी, क्योंकि 5 साल तक चलेगी। ठीक है, तो टाइम आपको याद रखना, 1951 से लेकर 56 तक चलाई गई। और इस योजना की मुख्य योजनाकार जो थे कि युवा अर्थशास्त्री थे, के.एन. राज थे। अब 1 नंबर में दोनों में से क्वेश्चन बहुत बार आता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के मुख्य योजनाकार कौन थे, तो आपको याद रखना है के.एन. राज थे। ठीक है, और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, कृषि, सिंचाई तथा भूमि सुधारों पर जोर देना था। मैंने आपको बताया ना कि ये जो था कृषि के लिए ही मेनली चलाई गई थी कि कृषि व्यवस्था अच्छे से भारत में हो सके, इसलिए जो था ये प्रथम पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। और इसी के तहत जो था सतलुज, ये देख सकते हो आप, सतलुज नदी पर जो था भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया। ये याद रख लो, सतलुज नदी पड़ती है आपके पंजाब में, इस नदी पर जो था भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया। क्यों बनाया गया कि जो सिंचाई का उद्देश्य है भारत में, कृषि व्यवस्था में सिंचाई अच्छे से हो, क्योंकि अगर सिंचाई नहीं होगी तो कृषि नहीं हो पाएगी। तो सिंचाई अच्छे से होती रहे, इसके लिए क्या था गाइस, भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया था, डैम बनाए गए थे। कहाँ बना था, सतलुज नदी पर बना था। ठीक है, और साथ ही गाइस देश में अनुचित भूमि वितरण प्रणाली को भी समाप्त कर दिया गया। मतलब जो गलत तरीके से भूमि हड़पते थे, जिन किसानों को मिलनी चाहिए थी भूमि उनको नहीं मिल पाती थी, ऐसी व्यवस्था को भी हमारे देश में जो था समाप्त किया गया था। और छोटे छोटे किसानों को जो था, जो कृषि करने योग्य थे, उनको भूमि दी गई थी। तो ये थी गाइस आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना। 4 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 2 में भी पूछा जा सकता है, और 1 नंबर में यहाँ से भी पूछा जा सकता है, और उसके उद्देश्य से भी पूछा जा सकता है कि इसका मेन उद्देश्य क्या था। ठीक है, अब चलते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना की तरफ। हमारा क्या हुआ, अब कृषि का विकास हो गया। अब भारत के जो निर्माता थे उन्होंने क्या सोचा कि अब जो हम कृषि के अलावा हम बात करेंगे अपने विकास पे, वो हम चलाएंगे उद्योगों पर। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी 1956 में चलाई गई और 61 तक चली। ठीक है, हमने देखा कि 1951 में 56 तक चली, तो 56 से ही शुरू हो गई। ठीक है, और 61 तक चली। और इस योजना के मुख्य योजनाकार कौन थे गाइस, पीसी महालनोबिस थे। 1 नंबर में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखना कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मुख्य योजनाकार कौन थे गाइस, तो पीसी महालनोबिस थे। ठीक है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था गाइस, तो देसी उद्योगों का तेज गति से विकास करना था। ये भी कीवर्ड है, ये आपको याद रखना है कि देसी उद्योगों का तेज गति से विकास करना किस योजना का उद्देश्य था, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। इसी उद्देश्य से सरकार द्वारा आयातित वस्तुओं पर क्या हुआ गाइस, भारी कर लगाया गया। मतलब जो बाहर से चीज़ें आती थी उन पर टैक्स लगा दिया गया। टैक्स इसलिए लगाया गया कि वहाँ से हमें क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो, विदेशी मुद्रा भारत में आए। ठीक है, और हम उससे क्या है, दूसरे चीज़ों पर निवेश करके उनका भी विकास कर सकें। तो बचत एवं निवेश बढ़ने से गाइस क्या हुआ, सरकार द्वारा बिजली, इस्पात, लोहा तथा संचार माध्यम पर जो था अधिक से अधिक निवेश किया गया। जब हमारा क्या हुआ, उद्योगों का विकास अच्छे से होने लगा, तो इससे हमें मुनाफा हुआ, तो सरकार ने रेलवे, इस्पात, संचार माध्यमों पर भी क्या करना शुरू कर दिया, निवेश करना शुरू कर दिया। तो यही थी गाइस हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो आई बिलीव यहाँ से आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाहर इसमें कुछ भी नहीं है ज़्यादा। ठीक है, दोनों में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं मैंने आपको बता दिए। योजनाएं हम पढ़ चुके हैं, तो फर्स्ट पार्ट में हमने इतना ही पढ़ा कि किस तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था का जो था विकास किया गया था। 2 मॉडल कौन से थे, समाजवादी, पूंजीवादी। लेकिन हमने हटके एक परंपरा को अपनाया, वो क्या थी, हमारी एक मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। फिर हमने योजना एक बनाया और उसके द्वारा ये योजनाएं चलाई गई, जिसके बारे में अभी पढ़ लिया है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हम इतना ही पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट में गाइस हम आगे के टॉपिक पढ़ेंगे, नीति आयोग पढ़ेंगे और एनडीसी के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इस वीडियो में गाइस आपको कोई डाउट होगा कहीं पे तो आप पूछ सकते हैं। जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है वो आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है कि 2014 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है, तो गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि सोर्स स्टडी की फैमिली और अधिक से अधिक बढ़ सके और अच्छे से आपके लिए मैं काम कर सकूं। क्योंकि गाइस आपके 1 लाइक से सब्सक्राइब से गाइस बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो, और बेल आइकन को ऑल पे दबाइएगा ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर, तब तक के लिए गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।